Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, A-Lit, CLAT PG, NLSAT एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। अगर आप लोग CLAT UG 2023 के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो आप CLAT Point के मॉक्स में इनरोल कर सकते हैं। इफ़ यू आर सीकिंग फॉर CLAT PG 2023 मॉक टेस्ट, आप क्लैट पॉइंट के मॉक टेस्ट के जो सीरीज़ है हमारी इसमें इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पीजी 2023 के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, इफ़ यू विश आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। एंड क्लैट यूजी 2023 के लिए भी हमारा क्रैश कोर्स जो है वो चालू हो चुका है, तो अगर आपको इनरोल करना है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लैट पॉइंट की मैजिक बॉक्स मंगा सकते हैं जिसमें कि 7 बुक्स आपको मिलेंगी प्लस 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये क्लैट यूजी के लिए है। एंड आप हमारे मॉक टेस्ट जो और भी एग्ज़ाम्स के लिए जैसे कि एलेट, एनएलसैट, DULLB, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्लैट पीजी के लिए हमने डिफरेंट चैनल बनाया है। कुछ दिन बाद से जो क्लैट पीजी से रिलेटेड क्लासेस होंगी ना वो सिर्फ उसी चैनल पे चलेंगी, तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आज के एडिटोरियल की हम बात करें तो यहाँ पे 2 आर्टिकल जो है हमें डिस्कस करने हैं। वन इज़ बॉक्सड इन एंड सेकेंड इज़ रिलेटेड टू महात्मा गांधी। कल 2 अक्टूबर था तो गांधी जी की जयंती थी, तो इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम जरूर जानेंगे। प्लस बॉक्सड इन जो आर्टिकल आया है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो हमारी देश की जो बैठती है और क्या काम करती है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है बॉक्सड इन। जैसे कि मैंने बताया कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो है वो नया डिसीजन लिया है। वो ये लिया है कि इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिक पॉइंट से बढ़ा दिया है। तो ये क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कैसे वर्क करती है, क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, ये सब हम इस सेशन में अभी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 टू कॉन्स्टिट्यूट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो चलती तो सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से ही है, लेकिन फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 जो आया था उससे यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। इसका जो टास्क था वो ये था कि जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, CRR जिसको बोलते हैं, इन सबको कंट्रोल किया जाए जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। तो ये बेसिक इसका जो पर्पस था जिसको इसको फुलफिल करना था। इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द RBI एक्ट दैट वाज अमेंडेड इन 1934। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और तो कुछ खास इस वाले पॉइंट्स में नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कंपोजिशन क्या होती है? तो इस कमेटी के अंदर जो है 6 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं गाइस? 6 मेंबर्स इस कमेटी के अंदर आपके होते हैं, जिसमें से 3 को तो आपकी गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती है और 3 आपकी जो होती है वो RBI के बंदे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ना, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय द गवर्नमेंट। तो जो अदर 3 मेंबर्स होते हैं RBI के, वो कौन से होते हैं? सबसे पहला जो गवर्नर होते हैं, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दूसरे होते हैं डिप्टी गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर होते हैं। और तीसरा होता है कि एक ऑफिसर ऑफ द बैंक जो है नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, तो वो जो है ही विल बी द यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, मतलब RBI का ही कोई बैंक का बंदा होगा जिसको उनका सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट करेगा। तो ये 3 तो आपके RBI से हो गए और 3 जो है वो गवर्नमेंट डालती है। एक मेरा क्वेश्चन है जो आप लोग सर्च करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है साल में कितनी बार होती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसके बाद टर्म क्या होती है? तो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और रीअपॉइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कैसे डिसीजंस बनते हैं? तो मेजॉरिटी वोट से होता है, जो ज़्यादा जैसे 6 लोग हैं तो वोट डलेगा, और जो गवर्नर होते हैं RBI के, जो कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, उनका काम है सब चीज़ें मैनेज करना। उनके पास कोई एज सच वीटो पावर नहीं होती है कि भाई वो कहें वही चीज़ होगी। बट हाँ, अगर कोई टाई का सिचुएशन फंस जाता है, कोई बात जो है वो वोटिंग में अटक जाती है, तो उनका वोट जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई होना क्या है, क्योंकि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं।
तो ये आरबीआई के गवर्नर का रोल इसमें होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज पॉलिसी pertaining to the deployment of monetary resource under its control for the purpose of achieving GDP growth and lowering the inflation rate. The Reserve Bank of India Act 1934 empowers the RBI to make the monetary policy. अब थोड़ा और जानते हैं। RBI Act 1934 also provide for the inflation target 4% plus minus 2%, ठीक है। तो देखो इसमें समय समय में अमेंडमेंट किया जाता है, चेंज किया जाता है, लेकिन अभी जो है ना हमारे देश में जो टारगेट लिया हुआ है वो लिया हुआ है 4% प्लस माइनस 2% इन्फ्लेशन का। मतलब 4% से 2% ऊपर भी चला जाए, 2% नीचे भी चला जाए, लेकिन टारगेट इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही टारगेट हमें रखना है। 2016 में ये टारगेट लिया गया था, 2020 तक ये था, फिर 2021 में फिर से इसको रिवाइव कर दिया है सेम टारगेट को। अब 2026 तक भी हमारे देश में यही टारगेट रखने की बात कही गई है। तो ये जैसा कि आपको पता है वंस इन एवरी 5 ईयर्स जो है ये चीज़ होती है। तो अभी 2026 तक जो है 4% प्लस माइनस 2% का ही टारगेट लिया गया है। ये टारगेट 2016 से सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल के बारे में जानते हैं। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि देश के अंदर इन्फ्लेशन को सरकारें कंट्रोल करती हैं या पैसों को कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले देखिए एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये क्या होता है, इसके अंदर बैंक जो होती है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक अपने सम का, जैसे इसमें 3% लिखा हुआ है, ये आंकड़े फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं। आप इसको बस इस तरीके से समझिए कि टर्म का मतलब क्या है। तो देखिए जो ये आपका CRR है, तो ये बैंक को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ देयर मनी जो है RBI के पास पार्क करके रखना होगा, जिसको बोला जाता है CRR। इस पे उनको ना कोई रिटर्न मिलने वाला है, ना कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है, ना ही कोई प्रॉफिट मिलने वाला है। ये RBI एक्ट 1934 के अंदर लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो है वो किन किन बैंकों को मेंटेन करना है हमारे कंट्री में, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को करना है, कोऑपरेटिव बैंक्स को करना है, स्मॉल फाइनेंस पेमेंट बैंक्स को भी करना है, आपकी जो NBFC होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस होती हैं, उनको नहीं करना है, उनके लिए CRR इज नॉट अ मैंडेटरी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं SLR के बारे में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या होता है, बैंक को अपने पास ना एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रखना होता है, उसको वो लोन देने में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको बोला जाता है SLR। SLR कितना होना चाहिए, 18.5%। 18.5%, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आंकड़ा अभी है, मे बी इन फ्यूचर गवर्नमेंट कैन चेंज इट और वॉट एवर, बट अभी इसका 18.5% आंकड़ा रखा गया है। व्हाट इज दिस 18.5%? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये बैंक जो है कुछ इसमें से कैश में रखती है, कुछ गोल्ड में रखती है और कुछ RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में रखती है। तो आपने क्या देखा कि बैंक का 100% का जो पोर्शन है उसमें से 3% पोर्शन RBI को CRR के फॉर्म में रखना होता है। SLR के फॉर्म में बैंक को खुद के पास 18.5% रखना पड़ता है। अब बचा कितना, 78.5%। तो ये जो है बैंक लोन देने के लिए यूज़ कर सकती है, इसे ही बैंक जो है आपको हमको लोन देती है। तो ये बाकी जो बचा हुआ रेट्स वेट्स हैं वो उसी के लिए हैं। अब इन्फ्लेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मार्केट में एक केजी जो है वो आपका मैंगो जो है वो 500 रुपये मिलता था, ठीक है। फ्यूचर में वही 1 किलो आम जो है आपको 1000 रुपये मिलने लग जाए, मतलब रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। तो यही होता है इन्फ्लेशन। तो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI क्या कर सकती है, टू काउंटर इन्फ्लेशन RBI कैन रिड्यूस मनी सप्लाई। पैसों की वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है, जब बैंक लोन कम देगी तब इंसान के पास पैसा कम होगा खर्च करने के लिए, और इंसान के पास पैसा खर्च करने के लिए पैसा कम होगा तो फिर पैसों की वैल्यू बढ़ेगी। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब भाई पैसे ही नहीं होते मार्केट में, लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे, तो सरकार इसलिए फिर क्या करती है, पैसे जो है वो खूब सारा लोन देती है, लोग लोन लें जिससे कि वो पैसा जाके खर्च करें, तो वो डिफ्लेशन हो जाता है। तो उसमें इंक्रीज मनी सप्लाई कर देती है सरकार। तो ये दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो सरकार यूज़ करती है। अब बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट इज़ द कॉन्सेप्ट जिसमें बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है RBI से, और RBI को जो वो इंटरेस्ट रेट पे करती है, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो आंकड़े लिखे हुए हैं इसको ऐसे मत लेना है, दिस कैन बी चेंज्ड, एंड ये एक एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है,
लाइक आरबीआई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो पैसा लिया लॉन्ग टर्म लोन्स पे, उस पैसे का जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को पे करेगी, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, वेरी गुड। रेपो रेट क्या है? आरबीआई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया ये, उसके बदले में देखो यहाँ पे ना कुछ रखना नहीं पड़ा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कोई कोलेट्रल, कोई बॉन्ड कुछ रखना नहीं पड़ा था। पर यहाँ पे जो है ना, आरबीआई से जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा लिया, उसने कुछ कोलेट्रल गिरवी रखा, और उसके बाद जिस पैसों पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा उसको मिला है, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। साइकिल सेम है, यही चीज है सेम, लेकिन यहाँ पे कोलेट्रल नहीं रखा था, ये लॉन्ग टर्म लोन था। इसी में अगर कोलेट्रल रख देंगे, शॉर्ट टर्म लोन होगा, जल्दी वापस करना होगा, तो फिर इसको कह देते हैं रेपो रेट। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ गिरवी भी रखा है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसको देख लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। चलो मान लो एसबीआई जो है वो कहता है कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लोग इतना लोन लेने नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, चलो मैं इससे कुछ इंटरेस्ट कमा लेता हूँ। तो एसबीआई जो है ना, आरबीआई के पास जाके अपना पैसा रख देगा, और उसके बदले में आरबीआई जो उसको इंटरेस्ट देगा ना, वही यहाँ पे आपका कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एसबीआई जाके आरबीआई के पास पैसा रख देगा, आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में पैसा को तब्दील करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे देगा। बाद में जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई वापस करेगा, तो उसके बदले में जो भी इंटरेस्ट रेट उसको अपने अमाउंट पे मिला था, वही रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, दिमाग का यूज करिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू, चलो एक बार बैंक रेट पे जाते हैं। ठीक है, बैंक रेट का लो कर देना मार्केट में क्या कराएगा, तो चलो समझते हैं क्या होता है। आरबीआई जब बैंकों को पैसा देता है, ठीक है, तो बैंक को जितना पैसा आरबीआई देगा, बैंक उतना ही पैसा आगे जो है वो लोगों को देगा, है ना। अगर आरबीआई बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट में पैसा देगा, तो बैंक भी तो वही पैसा आगे कम इंटरेस्ट रेट में आपको देंगे, और अगर बैंक आपसे कम इंटरेस्ट लेंगे आपके लोन का, तो आप ज़्यादा लोन उठाओगे, और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो आप कम लोन उठाओगे। तो बैंक रेट को कम कर देना क्या करेगा, अगर बैंक रेट कम हुआ तो ये जो एसबीआई है ये भी लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा, मतलब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। तो मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट विल बी द आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया? आई होप आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी द पीस मेकर। इस आर्टिकल में हमने बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, क्योंकि 2 अक्टूबर 2022 was the 153rd birth anniversary of father of the nation महात्मा गांधी। मे बी देर कैन चांसेस कि इस पे क्वेश्चंस बन जाएं। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, राइटर थे, लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी थे। सत्याग्रह में इनका बहुत बड़ा रोल था। सत्याग्रह सबसे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू करी थी 1893 से लेकर 1915 के बीच में। वहाँ पे इन्होंने जो रेसिस्ट रेजिम था वहाँ के, उसके अगेंस्ट में काफ़ी आवाज़ उठाई थी, मैस एगिएशन किया था। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन 2 अक्टूबर, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। गांधी जी के नाम पे एक पीस प्राइज भी शुरू किया गया है, जो कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस अदर गांधीयन मेथड का यूज़ करके अगर कोई करता है तो। इसके बाद रिटर्न टू इंडिया, ही रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9 जनवरी 1915, जिसको हम आज की डेट में प्रवासीय भारतीय दिवस की तरह मनाते हैं, कि जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं भारत के लिए जो योगदान देते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। His symbol of self-reliance, the spinning wheel, became a popular symbol of Indian independence movement। पहले हमारे नेशनल फ्लैग में भी ये था, फिर बाद में उसको चेंज कर दिया गया था। इनके द्वारा हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये 2 बुक्स लिखी गई हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी, और उस दिन को आज की डेट में हम मार्टियर्स डे की तरह मनाते हैं। तो ये गांधी जी के कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जो इवेंट्स रहते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक 1932 में महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट क्या था? अंबेडकर जी एंड महात्मा गांधी जी के बीच में ये पैक्ट हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी जो हैं वो उस पर चले गए थे,
कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं। हुआ क्या था, जैसे कि देखो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स लेके आए थे कि हिंदुओं को अलग वोट्स होंगे, मुस्लिम्स को अलग लीडर खड़ा होगा, और हिंदू हिंदू को वोट दे सकते हैं, मुस्लिम मुस्लिम को दे सकते हैं। आपको पता होगा कि 1919 में ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ये हुआ था, ठीक है, या मोडले मिंटो रिफॉर्म्स में, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, देख लेना, ठीक है। 1919 में कौन सा आया था, मोडले मिंटो आया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था? आई थिंक मोडले मिंटो आया था। तो ये वाला जो था ना, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 1932 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अब SC ST कम्युनिटी जो है ना, उनका भी अलग बंदा खड़ा होगा और सिर्फ वो कम्युनिटी वाले ही उसको वोट दे सकते हैं। तो गांधी जी को लगा कि ये तो डिवाइड एंड रूल हो रहा है, और गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। तो भीमराव अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ, जिसमें ये हुआ कि रिजर्वेशन दे देते हैं सीट्स का, पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखेंगे। तो वो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी आई थिंक जो है वो उन्होंने कुछ खाने पीने को मना कर दिया था, तब ये पैक्ट हुआ था। तो दिस इज़ व्हाट पूना पैक्ट इज़ ऑल अबाउट। इसके अलावा महात्मा गांधी जी वॉज नेवर ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो कुछ चीज़ें थी बेसिक बेसिक जो आपको मैंने बता दी हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग टू द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, कल मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बना के अलग से ही इस चैनल पे अपलोड करी है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पे अभी जो क्या हो रहा है। पर तब भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया फिर से दे देता हूँ, बाकी वो वीडियो देख लेना इंपॉर्टेंट है। देखो ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। स्वीडन का ऐसा कहना है कि यहाँ के कहीं आसपास से जो है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो लीक कर रही है, बिल्कुल लीक कर रही है। वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें बबल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जो नेटो की जितने भी एलाइज हैं, सारी कंट्रीज कह रही हैं कि भैया इसमें किसी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है, ये सैबोटेज करी गई है, जानबूझ के करवाई गई है। रशिया पे आप कह सकते हो कि फिंगर्स उठाई जा रही हैं। रशिया जो है वो डिनाई कर रहा है, और रशिया ऐसा करेगा भी क्यों, क्योंकि वो अपना ही नुकसान तो करेगा नहीं, रशिया की ये इन्वेस्टमेंट है, दूसरा कि इकोनॉमिकली ऑलरेडी क्राइसिस में चल रहे हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं US एंड उनके एलाइज का भी हाथ हो सकता है। बाकी मैंने आपको पूरी डिटेल में ये कहानी जो है कल समझाई है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। आई एम इन द प्रेसिडेंशियल रेस टू स्ट्रेंथन कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है ऐसा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, और लेट्स सी क्या होता है आगे। पॉलिटिकल न्यूज़ है। एटलीस्ट 125 किल्ड इन इंडोनेशिया फुटबॉल स्टेडियम स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है, देखो एक वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग कर लो, एक वर्ड है जिसमें बेसिकली ये होता है कि जब भगदड़ मच जाती है ना, और सब लोग एक तरफ भाग रहे हैं, जिससे कि काफ़ी सारी मतलब क्योस क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टैम्पीड। हुआ क्या कि इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच चल रहा था, जो टीम हार गई ना, तो उनके जो फैंस होते हैं उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा चिल्लाना चोट स्टार्ट किया, वो मैदान में कूदने लगे, फिर बहुत सारे आपस में भगदड़ मच गई, पुलिस भी आई, काफ़ी लोगों को पीटा है, पूरी वीडियो वायरल हो रही है वो। तो उसमें करीबन 125 लोगों की मृत्यु हो गई है। अगेन दिस इज़ एन ऑफिशियल डेटा, एक्चुअल में क्या हो वी डोंट नो। तेलंगाना स्कूप स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है एक अलग सर्वे चलता है, एक स्वच्छ सर्वेक्षण अलग चलता है जिसमें कि सबसे साफ सिटी की बात होती है, बट यहाँ पे जो कि शायद इस बार मध्य प्रदेश को सबसे साफ स्टेट मिला है ना। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड ये ग्रामों को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। तो इसमें तेलंगाना जो है इट वाज रैंक्ड फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे हरियाणा आपका आया है, एंड यूटीज एंड स्मॉल स्टेट्स में आपका जो है अंडमान एंड निकोबार फर्स्ट पोजीशन पे है, दादर एंड नगर हवेली, देन दमन एंड दीव एंड सिक्किम। तो ये उसमें कैटेगरीज है। तो ये हमने जाना, और ये आपका यहाँ पे वाला न्यूज़ था, ठीक है। तो दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन, एंड दिस वीडियो आई विल अटैच विद दिस सेशन, जिससे कि आपको ढूंढनी ना पड़े, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाती है हमारे बच्चों को, तो वो फिर देखते नहीं है, पर देख लेना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। देखने में ये आ रहा है कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के अंदर जो है बैल्टिक सी में जहां से ये गुजरती है, उसमें एक जगह के एक पर्टिकुलर रीजन से आपको कुछ इस तरीके के बबल ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब उस पाइपलाइन के अंदर लीक होता है। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लीक जो है ये रशिया के द्वारा कराया गया है, या किसी और कंट्री का हाथ है, या फिर क्या क्या यहाँ से जो है जियोपॉलिटिक्स के एस्पेक्ट निकलते हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नेटो जो है इनका ऐसा कहना है कि ये पाइपलाइन ना ये लीक नहीं है, दिस इज ए सैबोटेज। सैबोटेज का बेसिकली मतलब है जब किसी ने जबरदस्ती ये चीज करी हो, इंटेंशनली किसी ने ये चीज करी हो। तो नेटो का यहाँ पे ये कहना है कि भैया ये जो एक्ट है, जो गैस पाइपलाइन में प्रॉब्लम आई है,
दिस इज नॉट अ नेचुरल एक्ट, ये लीकेज नहीं है, दिस इज अ तरीका ऑफ डूइंग सैबोटेज, मतलब जान के इस तरीके की चीजें करी गई हैं। पहले तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये आपकी नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। आपको ये तो आई होप पता होगा कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो इवन अभी फंक्शन में भी नहीं आई है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो है वो फंक्शन में थी। ये पाइपलाइन जो है ये आपका रशिया से लेकर जर्मनी के बीच में होती है और यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई करने के लिए काम में आती थी। तो पहली चीज तो ये कि नेटो का ऐसा कहना है कि भैया ये जो है ना किसी के द्वारा किया गया है। अब आप ये सोचिए कि नेटो यहाँ पे किसके ऊपर आरोप लगा रहा है। चलो थोड़ा सा नेटो के बारे में जानते हैं। आप यहाँ पे देखिए नंबर मैंने डाले हुए हैं, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लैटविया, लुथानिया, पोलैंड, ये सारे ही सारे नेटो के या तो प्रेजेंट पार्टनर हैं और कुछ इसमें से फ्यूचर पार्टनर बनना चाहते हैं जैसे कि स्वीडन एंड फिनलैंड। तो नेटो जो है वो इन कंट्रीज का नाम तो नहीं लेगा। तो नेटो का यहाँ पे ये कहना है कि ये सैबोटेज है, ये किसको इशारा कर रहा था? ऑफ कोर्स ये यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? रशिया की। इनका ऐसा मानना है कि इसके पीछे जो है रशिया का हाथ है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या रशिया का इसके ऊपर हाथ हो सकता है, और अगर रशिया का हाथ है तो रशिया ऐसा क्यों कर रहा है। तो पहली चीज तो ये हमें देखने वाली बात होगी कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ना, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो रशिया की कंपनी है गैसप्रोम, इसका है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट है ना वो रशियन कंपनीज का इन पाइपलाइन के अंदर है। तो पहला तो एक पॉइंट यहाँ पे निकल के ये आता है कि क्यों रशिया जो है वो अपने ही इन्वेस्टमेंट को खराब करेगा। अगर उनको यही करना था कि यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई नहीं करनी है तो वो सिंपल है ना, वो पॉज कर देंगे सप्लाई करना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों खराब करेंगे। बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट निकल के आ रहा है ना। तो ये एक जो कंसर्न दिख रहा है कि पहले तो रशिया इस चीज के लिए नहीं करेगा, क्योंकि भाई पहली चीज तो यही है कि उनका इन्वेस्टमेंट है, अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाएगा। दूसरा कि अभी उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी डामाडोल है, तो वो जर्मनी को गैस सप्लाई कर रहे हैं, अपना नुकसान क्यों करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर उनको रोकना ही है सप्लाई करना तो वो पॉज कर देंगे ना, वो गैस सप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए वो यहाँ पे सैबोटेज क्यों करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है रशिया का एंगल यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। देखो जो ये पाइपलाइन होती है ना, ये हमारे घर के जो सीवर पाइपलाइंस होती है ना वैसी पाइपलाइन नहीं होती है, बहुत ही थिक, बहुत ही ज़्यादा लेयर इसके ऊपर होती है, और इतना आसान नहीं है कि इसको ड्रिल से या ऐसे ठोक के आपने खराब कर दिया, फूट गया। प्रॉपर देखो इसके ऊपर लेयर होती है। इसके अलावा अब मुझे सेंटीमीटर नहीं पता कितने सेंटीमीटर की होती है इसके ऊपर जो कवर होते हैं, पर पाइपलाइन के ऊपर फिर एक्स्ट्रा कवर भी होता है बहुत मोटा। अब ये पाइपलाइन ही है, यही है वो गैस पाइपलाइन जो वहाँ पे डली होती हैं। तो ये पाइपलाइन ना, इट्स नॉट अ इजी टास्क कि आप गए, आपने कीली ठोकी और ये लीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ए मतलब बहुत मेहनत लगेगी इसको लीक कराने के लिए, सैबोटेज करने के लिए। तो एक तो चीज़ तो ये कि भाई इतनी ईजी नहीं है। दूसरा देखो, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जो स्कैंडियन सिस्मिक स्टेशन है उन्होंने ऐसा रजिस्टर किया था कि एक्सप्लोजन सुनाई दिया है इस पाइपलाइन के आसपास। डेनमार्क ने भी इस तरीके की रिपोर्ट रखी थी। कुछ और भी ऐसे से उड़ती खबर आ रही थी कि वहाँ पे जो है आपको एक्सप्लोजन सुनने को मिला है। पहले तो मैं आपको ना लोकेशन बताता हूँ कि कहाँ पे ये पूरी घटना घटी है। देखिए ये आपका ना यहाँ से कहीं नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है आपकी जाती है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 है। ये जो आपका है ना बोरहल्म आइलैंड, यहाँ पे माना गया है कि इस पर्टिकुलर जगह के पास से जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जा रही है वहाँ पे लीकेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। ये जो बोर्नहोम आइलैंड है ना, इसके पास से स्वीडन ने सबसे पहले ये कहा था कि भाई देखो हमें वहाँ पे लीकेज दिख रहा है, अंदर जो समुद्र है वहाँ से बबल्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं, तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पे लीकेज होगा। तो ये बोरहम आइलैंड के पास में ये चीज़ देखने को मिली है। अब मैं आपको देखिए कुछ और चीज़ यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये आपका क्या है, ये आपका बोरहम आइलैंड है, ठीक है। हम मान लेते हैं आपका रशिया जो है वो इस मैप में नहीं दिख रहा है, पर लेट्स टेक एन एग्जांपल, रशिया इधर कहीं है, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अगर रशिया को ये गैस की पाइपलाइन जो है वो सैबोटेज ही करनी थी, तो आपको लगता है कि ये एक ह्यूमन बिल्कुल पॉसिबल भी है कि रशिया जो है यहाँ से अपना बंदा भेजे और फिर इस पर्टिकुलर एरिया पे जाके जो है वो सैबोटेज करे, और वो भी तब जब यहाँ पे आपकी जो है स्वीडिश नेवी जो है वो काम कर रही होगी, इधर पोलैंड की नेवी होगी, लुथानिया की नेवी इधर होगी, इतने सारे कंट्री की नेवी भाई सब निगरानी कर रही होगी, उसके बीच में रशिया के लिए क्या ये बिल्कुल पॉसिबल है? तो ये एक बहुत मुश्किल सामने एक चीज़ लग रही है। दूसरा देखिए, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यार देखो ये जो कलिंगग्राड है ना, ये रशिया के द्वारा ओन किया जाता है, ये पर्टिकुलर जो जगह है, ठीक है,
ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये रशिया की टेरिटरी है, रशिया ने यहाँ पे अपना मतलब मिलिट्री एंड ऑल चीज़ें यहाँ पे बना रखी हैं। तो किसी का ये कहना था कि भाई कलिंग्राड से जो है रशिया यहाँ पे भेज के सैबोटाइज करा देगा। तो फिर वही वाली बात है कि स्वीडन, डेनमार्क और बाकी की नेवी के बीच में रशिया की इतनी मतलब पकड़ है कि बिल्कुल वहाँ पे जाके ऐसा कर भी रहे हैं और बिना एविडेंस के लौट भी आए हैं। तो ये कुछ बड़े चीज़ें जो दिख रही हैं सामने, वो सामने यही आ रही है कि भाई रशिया का इसमें हाथ जो है वो बहुत कम होने के चांसेस हैं। लेकिन बात देखो, रशिया ने डिनाई भी किया है कि भाई हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर अब बात आ रही है कि नेटो ऐसा क्यों कह रहा है कि भाई रशिया का जो इसमें है हाथ है। देखो ये जो पूरा मामला है ना, इसमें 2 ही 3 तरीके की चीज़ें पॉसिबल हैं। पहली तो कि किसी मिनी सबमरीन के थ्रू जाके जिसने भी किया है वहाँ पे ब्लास्ट कराया है और ये चीज़ें करी हैं, या फिर जो आपके ड्राइवर्स होते हैं, जो आपके सी ड्राइवर्स होते हैं, उसमें कोई ट्रेन सी ड्राइवर्स के थ्रू आपने ये चीज़ कराई है। अभी किसने कराई है वो एक डिबेट का इशू है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मामला क्या है। फिर से देखो, मैं आपके सामने ना इस मैप को ला रहा हूँ और नेटो की बात करते हैं। देखो आपको पता होगा कि यूएस जो है वो बहुत समय से कह रहा है, या फिर नेटो के मोस्ट ऑफ द जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि रशिया से जो है डिपेंडेंसी हटाओ नेचुरल गैस के सप्लाई की, तभी आप रशिया पर सैंक्शन लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इस चीज़ से कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब अगर गैस सप्लाई करने में दिक्कत होगी तो फिर धीरे धीरे इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो देयर आर प्रोबेबिलिटी, आप समझ रहे हैं हम किस कंट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं, कि उस कंट्री ने इन बाकी 7-8 कंट्रीज से कहा कि भैया इस तरीके की चीज़ें करो, बवाल फैलाओ। और ये देखो जितनी ये कंट्रीज हैं नेटो से एसोसिएटेड हैं या फिर जो भी हैं, सभी लोगों के स्टेटमेंट ना सेम आ रहे हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई सैबोटेज हुई है, सैबोटेज हुई है, किसी ने किया है, किसी ने किया है। और ये किसी, ये सभी के सभी इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ, आपके रशिया की तरफ। तो ये सारी कंट्रीज जो है ना एक ही बोली बोल रही हैं। और अपने हिंदी में एक कहावत है कि चोर मचाए शोर, है ना। जो भाई चोरी करता है वो और ज़्यादा जो है चिल्लाता है या फिर दिखाता है कि भाई हमने नहीं किया है। देयर इज़ ऑल्सो एक कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वो चिल्लाने लगता है, बताने लगता है कि भाई हम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये सैबोटेज हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कोई उन पर शक ना करे। तो यहाँ पे जो कुछ एस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं इसके वो यही है। अब ये कितनी सच है कितनी क्या है ये तो फ्यूचर में पता पड़ेगा, लेकिन ये जो मैंने पूरा आपके सामने चीज़ें रखी है, काफ़ी रिसर्च, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जो एक पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है वो आपके सामने रखा है। नेटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका जो एलाइड कॉमन ऑपरेशन का जो हेडक्वार्टर है मोन्स बेल्जियम में है। नेटो जो है 1949 में बनी थी अगेंस्ट द यूएसएसआर। यूएसएसआर तो 90s में डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन नेटो जो है वो कंटिन्यू चलती रही। नेटो का सिंपल प्रिंसिपल है कि भाई हम कंट्रीज़ के जो ग्रुप है, इसमें से अगर कोई भी कंट्री से कोई दूसरी कंट्री बाहर का पंगा लेगी तो वो हम सब कंट्री की दुश्मन है। 30 मेंबर्स इसमें हैं। सबसे लास्ट कंट्री 2020 में इसमें नॉर्थ मैसिडोनिया जुड़ी थी। उससे पहले 2017 में मोंटेनेग्रो जुड़ी थी। फिनलैंड एंड स्वीडन भी कुछ दिन में इसमें जुड़ जाएंगे। अभी उनकी प्रोसेस जो है वो चल रही है। बाकी कंट्रीज़ क्या हैं, कौन है, ये लिस्ट आपके सामने आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।